इटली के प्रधानमंत्री मैटियो रेंजी ने दिया इस्तीफा। संविधान संशोधन पर हुए जनमत संग्रह में हारने के बाद गंवाई कुर्सी। इटली के यूरोपियन यूनियन से बाहर होने का खतरा बढ़ा। 20 महीने के निचले स्तर पर फिसला यूरो। इटली में आई राजनीतिक अस्थिरता का असर। इटली के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद एशियाई बाजारों की मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट, यूएस फ्यूचर पर भी हल्का दबाव। घरेलू स्टील कंपनियों को बड़ी राहत। सरकार ने 19 स्टील प्रोडक्ट्स पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 2 महीने के लिए बढ़ाई। स्टील कंपनियों में दिखेगी आज तेजी। अब 20 और 50 रुपए के भी नए नोट जारी करेगा आरबीआई, लेकिन पुराने नोट भी चलते रहेंगे। सरकार के मुताबिक नए नोटों में होंगे बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स। और जीएसटी काउंसिल की बैठक में ड्यूअल कंट्रोल पर नहीं बनी सहमति। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ड्यूअल कंट्रोल पर कब बनेगी सहमति ये कहना अभी मुश्किल। और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत नाजुक। कल शाम दिल का दौरा पड़ा। और बाजार के लिए बेहद अहम हफ्ते की शुरुआत। जहां इस हफ्ते होगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, और उससे पहले इटली के रेफरेंडम पर बाजार देंगे अपना रिएक्शन। तो क्या हो ऐसे में आपकी ट्रेडिंग रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और मनलिशियस कैपिटल के रिसर्च हेड अविनाश गोरखकर। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देखिए एसजीएक्स निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। घबराहट है नहीं, अब बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। हालांकि इटली में जिस तरह से बाजार को डर था कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, वहां पर रेफरेंडम में हार के बाद वैसा ही होता हुआ दिखा है। लेकिन अब सबकी निगाहें अनिल शायद इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस हफ्ते बृहस्पतिवार को होने वाली ईसीबी की बैठक में जो बॉन्ड परचेज योजना है उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। ये बताइए आप कैसे रीड कर रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को, और आपको क्या लगता है इतना तगड़ा रिएक्शन क्यों नहीं है? क्या खबर आने के बाद सारी खबर पहले से बता रखी थी हमने? नहीं, मुझे दोनों ही इवेंट बड़ी नहीं लगती। और हम पिछले हफ्ते आपको याद होगा शुक्रवार को भी यही बात कर रहे थे कि इटली इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अल्टीमेटली तो यूएस की फेड रेट हाइक ग्लोबल मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारी अपनी ब्याज दरों पर जो 7 तारीख को मीटिंग होनी है। और खासतौर से कि इटली का बाहर निकलना, ये जो वोट आना था लगभग एक्सपेक्टेड था। दूसरी बात है कि इटली का पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो बहुत लिमिटेड है। सिर्फ एक सेंटीमेंट के लिए आज से कि हम ब्रेग्जिट होने के बाद शायद एक और देश निकले यूरोपियन यूनियन से बाहर, तो इसीलिए बाजारों का रिएक्शन भी उतना ही है। और खासतौर से तब जबकि आपको पता हो कि ये इवेंट होने वाली है। और वैसे भी आजकल ग्लोबल मार्केट्स में आप देख ही रहे ना किस तरह से जो इवेंट होती है उसके विपरीत रिएक्शन की आदत पड़ी है ग्लोबल मार्केट्स की। तो इसलिए मैं इटली से बहुत ज्यादा परेशान नहीं हूं, नई बॉन्ड बाइंग परचेजेस वाले प्रोग्राम से बहुत ज्यादा हूं। अल्टीमेटली जो 13-14 को फेड की मीटिंग होगी वो दुनिया भर के बाजारों का टोन सेट करेगी आगे चलते। और उससे पहले 7 तारीख की हमारी मीटिंग। तो मुझे लगता है ये 2 इवेंट हमें ध्यान में रखने वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कुछ आपको ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स बताता हूं। डॉयचे बैंक कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखना होगा कि इटली की खबर के बाद बैंकिंग सेक्टर वहां पर किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है, क्योंकि कुछ बैंक्स को दिक्कत हो सकती है। और क्रिस वुड कहते हैं कि यूरोजोन टूट रहा है और वो इस चीज से थोड़े से चिंतित है। तो कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जरूर इसके ऊपर निगाहें बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन ये बताइए कि आज अगर बाजार यहीं पर खुलता है तो निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे? आराम करेंगे और पहले घंटे देखेंगे कि बाजार को किस तरफ जाना है। अगर एक डायरेक्शनल कॉल लेना है तो फिर वो थोड़ा कमजोरी की तरफ का ज्यादा बनता है। 60-40 रेशियो है। 60% चांस नीचे जाने के हैं, 40% चांस ऊपर जाने के। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बड़ी इवेंट निकलने के बाद बाजारों का रिएक्शन क्या होता है वो देखना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त अगर आप देखें तो एशियाई बाजारों में कहीं कोई पैनिक का माहौल नहीं, मामूली कमजोरी है। नहीं कोई डाउ फ्यूचर्स ज्यादा कमजोर खुल रहे हैं, यूरोप के फ्यूचर्स कैसे रहेंगे वो देखना होगा। तो मैं इसीलिए बहुत क्लियर कट एकदम स्ट्रांगली बोलने की बेच ही दीजिए या खरीद दीजिए देखना चाहता हूं। और वो इसलिए कि निफ्टी की रेंज जो मुझे नजर आ रही वो है 8000 से लेकर 8150, या ज्यादा से ज्यादा सेफ लेना चाहें तो 8200 ऊपर की तरफ। इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। तो जब इस रेंज के जिस एंड पर बाजार पहले पहुंचे उसके विपरीत कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ठीक होगा। अगर आप एकदम फ्रेश तेजी के बारे में सोचें और कुछ बड़ी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो फिर 8200 के ऊपर निकलने दें, टिकने दें, बंद होने दें बाजार को, तब बड़ी तेजी करें। तब तक बाजार थोड़ा ऊपरी स्तर पर दबाव झेलेगा। और उसकी 2 बड़ी वजह, एक तो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी कमजोरी,
क्रूड की थोड़ी सी मजबूती और तीसरा आंकड़े जो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बीच 8,000 निफ्टी पर और 18,150 बैंक निफ्टी पर दो बेहद अहम सपोर्ट लेवल आपके सामने हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि ये दोनों सपोर्ट आसानी से तोड़ेंगे। इटली के रेफरेंडम के बाद भी हम इन्हें तोड़ेंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है। तो फिर आपको दो ट्रेड लेने, पहला तो ये कि आप निफ्टी शॉर्ट करें 8,150 के स्टॉप लॉस के साथ, 8,025 8,000 आपका लक्ष्य होगा। दूसरा ट्रेड ये कि 8,000 के नजदीक खरीदें और 25 पॉइंट की एक स्टॉप लॉस लगा लें। 8,050 और 8,100 एक बार फिर से आपको निफ्टी पर ऊपर मिल सकता है। बैंक निफ्टी ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है और बैंक निफ्टी पर बड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का 18,150 के स्टॉप लॉस के साथ मेरा खरीदने का इरादा है। 18,500 का टारगेट होना चाहिए। और दूसरा तरीका ये कि 18,500 के आसपास शॉर्ट करें और 18,150 के लक्ष्य ले। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद शॉर्ट बन नहीं रहा है, बाय ऑन डिप्स बन रहा है, क्योंकि 7 तारीख की पॉलिसी से पहले बैंक निफ्टी शायद कमजोर ना हो। लेकिन 18,150 बेहद स्ट्रॉन्ग और अहम सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे बैंक निफ्टी टूट जाए तो फिर तेजी में बिल्कुल न रहे और हो सकता है उसके बाद आप फ्रेश मंदी की पोजीशन भी बनाएं, क्योंकि उसके नीचे 300-400 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी के लिए खुलती हुई नजर आती है। तो बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक वाला मामला है और बाजार का डायरेक्शन वही तय करेगा। सेक्टर्स का जहां तक सवाल है, ऑयल एंड गैस मजबूत नजर आ रहे हैं, मेटल्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर नेगेटिव साइड पर। बिल्कुल, चलिए तो बैंक निफ्टी के ऊपर नजर रहेगी। और शुक्रवार को हमने देखा था बाजार में दबाव ही देखने को मिल रहा था। आज के दिन आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए मार्केट को, चलिए पूछते हैं। वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग। फ्राइडे को 8130 लेवल्स की मैंने बात की थी, उसके नीचे कंक्लूसिवली क्लोज हुआ है, तो वहां से मेरा व्यू नेगेटिव बना है। और कोई भी बाउंस बैक आता है मैं 8130 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह दूंगा। और ये शॉर्ट टर्म व्यू है, ऐसा नहीं है कि वन वे 500 पॉइंट जाएगा। एक 150 पॉइंट का व्यू है। 8130 का स्टॉप लॉस होगा 7980 7950, यहां पर मुझे बॉटम होते हुए दिखता है। अभी भी मेरा मानना है कि जो पिछला लो है 7800 7900 वो होल्ड करेगा। ओके। और बैंक निफ्टी 18,000 18,400 निफ्टी बैंक का ये रेंज है। ये बताइए 7900 की महत्वता यही है कि हाल ही का बॉटम है, पिछली बार कई बारों से टूटा नहीं है। अच्छा, उसके नीचे अगर जाएगा तो कितनी मंदी लगती है आपको? हेमंत, मुझे इससे ज्यादा डर लगता है कि ये आप बोल रहे हो। नहीं, पूछ रहा हूँ खाली। नहीं, अगर उससे नीचे क्लोज होता है ऑन अ वीकली बेसिस तो ये सीरियसली मतलब वी गो इन अ बेयर मार्केट। Okay. मुझे चिंता होगी फिर 7200 7250 के लेवल्स की। वहां हम डबल बॉटम बना चुके हैं। एक तो ब्रेक्जिट के वक्त हमने 7,925 का लो बनाया था और 7,912 का लो हमने बनाया डिमोनेटाइजेशन और ये ट्रम्प साहब के जीतने के बाद। इसलिए मेरे ख्याल से वो 7,925 8,000 बेहद अहम सपोर्ट, बस वो ना टूटे, यही प्रार्थना होगी बुल्स की। FIIs लगातार अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, DIs की तरफ से भी बिकवाली का फिगर शुक्रवार को कैसे रीड किया आपने? यही दिक्कत की बात है कि ऊपरी स्तर पर फिर बाजार के लिए टिकना मुश्किल है। शुक्रवार को भी हम यही बात कर रहे थे कि डेटा के दम पर लग नहीं रहा कि बाजार ऊपर के लेवल पर टिक पाएंगे। और अब जब कैश मार्केट में डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से भी 15 नवंबर के बाद पहले बिकवाली का आंकड़ा है, यानी कि आप देखिए कितने दिनों बाद, लगभग 15-17 दिनों के बाद उन्होंने सेल फिगर दिखाया है अब, और वो भी छोटा नहीं है। 419 करोड़ का डोमेस्टिक फंड्स के लिहाज से बड़ा कहा जा सकता है। शुक्रवार को हम जो डिस्कस कर रहे थे, एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि अब इसमें दो बड़ी वजह है, या तो घरेलू फंड्स को ऊपर के स्तरों पर लेना नहीं है, या दूसरा रीजन ये कि उनके पास धीमे धीमे पैसे खत्म हो रहे हैं, या फिर वो नीचे के लेवल का इंतजार कर रहे हैं। तो इनमें से जो भी रीजन हो, तीनों ही रीजन गलत है जो बाजार को नीचे के लेवल पर सपोर्ट देने के लिए सामने आते नहीं दिख रहे। राहत की बात सिर्फ इतनी कि कैश मार्केट में FIs का सबसे छोटा बिकवाली का आंकड़ा आया है पिछले कुछ दिनों का, सिर्फ 190 करोड़ का है। लेकिन साथ साथ में स्टॉक फ्यूचर्स 614 करोड़ के बेचे, यानी कि कुल मिलाकर 800 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स स्टॉक्स बिके हैं FIs की तरफ से शुक्रवार के सेशन में, जो कि कम नहीं है। 242 करोड़ की खरीदारी हुई है, ये इंटरेस्टिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs की तरफ से, और कुछ हद तक शॉर्ट पोजीशन कवर होती हुई दिखी है, खासतौर से बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखे हैं FIs की तरफ से। तो ट्रेड बड़ा इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग, निफ्टी में शॉर्ट, स्टॉक्स में मंदी। तो ऐसा लग रहा है कि FIs भी डायरेक्शन को लेकर क्लियर नहीं है। हो सकता है इस हफ्ते आपको ज्यादा क्लियर कट समझ में आए। तो मुझे लगता है कि डेटा से एक ट्रेंड अगर आप देखें तो वही बरकरार है बिकवाली का। शॉर्ट टर्म आजकल का ट्रेंड लेना चाहें तो मुझे लगता है कि
डे टू डे बेसिस पर इन डेटा को देखना ठीक है, और उस लिहाज से थोड़ा सा संकेत ये मिल रहा है कि आपको 8,150, 8,200 के ऊपर टिकना मुश्किल नजर आ रहा है इन डेटा के दम। बिल्कुल, तो ऊपर में टिकना काफी मुश्किल है। ये डेटा अच्छा नहीं है क्या? एफएनओ का डेटा भी कमजोर है, ये हम अनिल से कुछ ही देर में जानेंगे। उससे पहले वागले साहब से पूछते हैं कि आज उनके स्टॉक आइडियाज कहाँ हैं, कहाँ पर पैसा बनाने का मौका उन्हें दिख रहा है। सर बताइए, कौन से स्टॉक्स आज आपने चूज किए हैं? हालांकि हेमंत मेरे 2 बाय स्टॉक्स है मिड कैप में या स्मॉल कैप में, लेकिन मेन फ्रंटलाइन है जो सेल में ही है, तो मेरे 2 सेल 2 बाय है। पहला सेल होगा अशोक लेलैंड, जिसमें मुझे वीकनेस दिखाई देता है। ये 77 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 68, 1 या 2 या 3 दिन का व्यू है। दूसरा सेल होगा यूनियन बैंक, इसने एक अहम सपोर्ट लेवल तोड़ा है जो अभी रेजिस्टेंस होगा, तो ये 145 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 132। ओके, तो 2 गेंदबाज, 2 सेल वाले आइडियाज पहले वागले साहब ने दिए हैं, बाकी के 2 बाय आइडियाज भी कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन अनिल ये बताइए, एफएनओ से किस तरह का संकेत मिल रहा है, यहाँ पर ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? सबसे अहमियत वाले 2 लेवल एफएनओ में सामने आ रहे हैं। पहला तो है 8,000 का, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में, और यही वजह मुझे लगता है कि इटली के रेफरेंडम के बावजूद मुझे नहीं लगता कि हम 8,000 के लेवल को आसानी से तोड़ेंगे। तो सबसे अहम सपोर्ट आपको नीचे दिख रहा है कि बाजार को रुकना कहाँ है, पहली बात। ऊपर कितना जा सकते हैं, और जो मैं कह रहा हूं कि 8,200 के ऊपर जाकर टिके और बंद होते दिखे तभी तेजी करनी चाहिए। और उसकी बड़ी वजह यह कि शुक्रवार के सेशन में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वो क्या है कि सेंटीमेंट के लिहाज से, मानसिकता के तौर पर तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने मान लिया कि हमको 8,200 को होल्ड करने में मुश्किल आ रही है, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स ने मान लिया कि हम 8,000 के ऊपर बाजार को जाने नहीं देंगे। और वो क्यों? क्योंकि देखिए 7 लाख शेयर 8,200 के पुट में से कम हुए हैं, वहीं 6 लाख शेयर कॉल्स में जुड़े हैं। कॉल्स में जुड़ने का मतलब ये कि वो ट्रेडर्स जो कॉल्स बेचते हैं, मंदी की पोजीशन बनाते हैं, उन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई, और जो ट्रेडर्स पुट बेचते हैं और तेजी की पोजीशन बनाते हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है। इसका मतलब सिंपल है, 8,200 का कंट्रोल बुल्स ने छोड़ दिया है। तो अब जब तक आप 8,200 के ऊपर जाकर टिके बंद न हो, तब तक फ्रेश तेजी करना इस बाजार में मुश्किल नजर आता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एक तरफा गिर जाएंगे। 8,000 आपके सामने अहम सपोर्ट है, सामने इवेंट है आरबीआई की, और वो इवेंट है 7 तारीख को, और उसमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ बैंक्स के लिए अच्छा होगा। और उससे पहले शुक्रवार को जबरदस्त उतार चढ़ाव के बीच में बैंक निफ्टी ने 18,150 को होल्ड किया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज निफ्टी को छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी पर फोकस कीजिए। बैंक निफ्टी 18,150 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक घबराने की जरूरत नहीं। उसके तोड़ते ही आपको पहले तो 18,000 दिखेगा, और हो सकता है उसके बाद 200 पॉइंट की रिस्क और नीचे की खुलती हुई दिखे। तो इसलिए बैंक निफ्टी बाजार का डायरेक्शन आज के लिए तय करेगा, और हो सकता है न सिर्फ आज बल्कि हो सकता है अब से लेकर पॉलिसी तक। और ऊपर की तरफ 18,500, 18,700 बैंक निफ्टी पर बेहद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जिसके पार निकलना मुश्किल हो रहा है, वहां पर जाकर अटकेगा। तो मेक और ब्रेक वाला मामला बैंक निफ्टी के लिए। जहां तक पुट कॉल रेशियो का सवाल है, कंफर्टेबल जोन में 1.03 पर है, और शुक्रवार के सेशन में बैंक निफ्टी में पोजीशन बनकर भी आई है, निफ्टी में पोजीशन हल्की हुई है। तो मुझे लगता है ओवरऑल आपको इसी रेंज को ट्रेड करना है, और रेंज को ट्रेड करने का सिंपल तरीका यही होता है, ट्रेंड के विपरीत अपने लेवल्स पर बाजार को आने दें और उसके विपरीत ट्रेड करें, वो ज्यादा सही होगा। ऑलराइट, चलिए, तो एक बात अच्छी दिख रही है, एसजीएस निफ्टी ज्यादा घबरा नहीं रहा है, बिल्कुल फ्लैट देखिए ट्रेड कर रहा है, बल्कि निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। एशियाई बाजारों पर भी रहेगी नजर, लेकिन ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हमारे 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। देखिए, एक्शन बहुत रहने वाला है आज इस शो में। हम आपको ये भी बताएंगे, इटली में जो रेफरेंडम हुआ है उसके चलते यूरो जो 20 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है, कौन सी ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जिनका यूरोप से आय आती है, जिस पर प्रभाव पड़ सकता है, ये सब ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और वक्त हो गया अब ये जानने का कि हमारे 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। और राय उनकी आपके स्क्रीन पर। पुनीत किन्नरा कह रहे हैं बेचकर चलिए, टारगेट दे रहे हैं 8035 का, 8,000 तक जा सकता है। वो ये भी मानते हैं 8150 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए अगर शॉर्ट करें तो। प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक लेकिन खरीदारी करना चाहती है निफ्टी पर 8,040 के स्टॉप लॉस के साथ। उनका टारगेट है 8,150 का। और उनका साथ दे रहे हैं विवेक गुप्ता, वो भी कह रहे हैं 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के कि बेचकर ही चलना चाहिए। सेल ऑन राइज की रणनीति रखिए, 8050 तक का टारगेट है, 8170 का स्टॉप लॉस भी रखिए। एक बाय एक सेल। और अब निशांत कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए, ट्रेड स्विच ब्रोकिंग के डायरेक्टर, 8,050 उनका स्टॉप लॉस है, 8,150 का उनका भी लक्ष्य। बिल्कुल, तो अब बाय के बाद सेल ही आना है। और आप देखिए किरण यादव कह रहे हैं कि बेचकर ही चलना चाहिए, 8010 का टारगेट,
और 8130 का स्टॉप लॉस। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट कह रहे हैं बेचकर चलिए, 2 कह रहे हैं खरीदारी करिए। बिल्कुल, तो राय बिल्कुल बटी हुई निफ्टी पर ठीक उसी तरह से जैसा हम भी कह रहे हैं कि ट्रेडिंग रेंज में रहेगा बाजार और इंतजार करें, और रेंज के जो सिरे हैं वो बहुत साफ दिख रहे हैं। 8000 से लेकर 8050 ये है निफ्टी पर नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल, इस पर रखें नजर। ऊपर की तरफ 8150 कमोबेश ये लेवल निकल कर आ रहा है जो निफ्टी पर अहमियत वाला होगा। ऑलराइट, ये बात तो निफ्टी की, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। आइए देख लेते हैं जल्दी से 5 का पंच। स्टील कंपनियां रहेगी एक्शन में। कल्याण स्टील, सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील, इनके लिए एक पॉजिटिव खबर। और खबर ये कि सरकार ने जो एमआईपी यानी कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस पहले जो रखी गई थी चुनिंदा स्टील प्रोडक्ट पर, इसे बढ़ाकर 4 फरवरी तक कर दिया है। एमआईपी का मतलब ये कि जो स्टील आप इंपोर्ट करना चाहते हैं विदेशों से, ये इस प्राइस से कम में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, जिसे एमआईपी कहा जाता है। इसका मतलब साफ है कि घरेलू स्टील कंपनियों को राहत मिलेगी सस्ते इंपोर्ट से। राइट, और नजर रखिए A to Z इंफ्रा पर भी एक छोटा ऑर्डर है, करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास का। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन से इनको ये ऑर्डर मिला है, तो इस ऑर्डर के दम पर आज इस स्टॉक में तेजी बन सकती है। लेकिन बड़ा ऑर्डर मिला है IL&FS इंजीनियरिंग को 677 करोड़ का, और वो भी REC से, तो स्टॉक के लिए बड़ी खबर। और NMDC पर भी रखिए नजर, इन्होंने अपने फाइन्स पर, ओर्स पर जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी हैं। साथ ही ये भी खबर है कि एक अपनी सब्सिडरी में हिस्सेदारी बेचना चाहती है कंपनी, उसके ऊपर भी काम तेजी से चल रहा है। तो NMDC पर एक अच्छी तेजी बन सकती है आज के दिन। KEC इंटरनेशनल पर भी रखिएगा नजर, और यहां पर भी बड़े ऑर्डर्स मिलने की खबरें लगातार आ रही है। इस बार 840 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं KEC इंटरनेशनल को। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब, और अब हमारे स्टूडियो में अविनाश गोरक्षकर जी भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, आपका भी स्वागत है। बताइए क्या इरादा है, तेजी करेंगे, मंदी करेंगे, और करेंगे तेजी तो कहां करेंगे, ये भी बताइए। नहीं, मेरे को लगता है कि अनिल जी ये जो इटली का रेफरेंडम का न्यूज है, ये लार्जली मार्केट्स ने डिस्काउंट किया था और वही लाइन पे आया है, तो लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा फॉल आएगा। हालांकि आज यूरोप कैसे खुलता है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा। यूरोप शायद आज दोपहर को वीक खुले और उसके बाद थोड़ी सी सेल ऑफ हमको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले, बट करीबन 7950 8000 का लेवल काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मार्केट्स को मिलना चाहिए। आई थिंक हालांकि अभी आने वाली जो क्रेडिट पॉलिसी है 7 को, वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मार्केट्स को एक 50 बेसिस पॉइंट का कट मिलता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज रहेगा और जो काफी जस्टिफाइबल होगा, क्योंकि जिस प्रकार का पैसा बैंकों को मिला है, 50 बेसिस पॉइंट्स डेफिनेटली मार्केट्स को खुश करेगा। और अगर 25 आया तो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो ये भी हैं, और 25 भी अगर आता है तो क्या डिस्काउंटेड है। अच्छा, एक और बात बताइए साथ में, CRR जिसको बढ़ाया गया था, वो रोल बैक 7 को आपको अपेक्षा आएगा या 9 को आएगा? आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद मे बी अगर रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का आता है लेकिन उसके साथ CRR की कटौती आती है तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ काइंड ऑफ अ बूस्टर, क्योंकि CRR का काफी हद तक बैंकों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है और उनका जो कॉस्ट बेस है वो कम से कम इस क्वार्टर में तो उनको वो डिपॉजिट बेस पे तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो अलग दोनों चीजों अगर आती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली थोड़ा सा एक मॉडरेट पॉजिटिव 25 आए और साथ में CRR का एक बार रोल बैक आ जाए तो पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अविनाश वो तो गिवन ही है ना, एक्चुअली उसमें खाली है कि 9 तारीख को क्वार्टरली आपकी फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग जो होती है CRR की, हर 15 दिन में जो होता है, या तो उस दिन करे 9 तारीख को और 7 को करे, एक दिन का फर्क है, राइट। बट आपने मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड में जो 6 लाख करोड़ कर दिया, यानी कि एक्सेस आपकी जो लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में आ रही है वो तो उसमें चली जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। फर्क इतना ही कि ब्याज 7 तारीख से मिलना शुरू होगा या 9 तारीख से मिलना शुरू होगा बैंक के, इसलिए 2 दिन का ही तो फर्क है। नहीं, बट थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी जिस प्रकार का डिपॉजिट जो ग्रोथ बैंकों में देखा था उसका पेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, तो शायद RBI ये सोचे कि अभी जिस प्रकार का डिपॉजिट का फ्लो आया था पहले वो शायद अभी थोड़ा सा रुके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 दिन की बात है, लेकिन उस दिन अगर आता है तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल बूस्ट रहेगा। वो भी होगा तो एडिशनल फंड्स जो आ रहे हैं उसको रोल बैक ही करना है, बिल्कुल CRR कट अदरवाइज नहीं होने वाला। नहीं। चलिए ये बताइए फिर, चलिए अविनाश जी आप तैयार रखिए अपने पिक्स, हम आपसे भी पूछते हैं। बागले साहब के अभी 2 तेजी वाले पिक्स रह गए हैं, अशोक लेलैंड और यूनियन बैंक पर बेरिश हैं वो, लेकिन खरीदारी कहां करना चाहते हैं, बागले साहब बताइए। CCL प्रोडक्ट्स का वीकली पैटर्न अच्छा बना है,
तो इसमें मैं बाय करके चलूंगा। 265 का स्टॉप लॉस होगा, 291 का टारगेट होगा, और ये थोड़ा सा 4 से 5 या मे भी 6 दिन का व्यू होगा अगले वीक तक। दूसरा बाय होगा अडानी पावर। इसमें मुझे पैटर्न काफी, वीकली पैटर्न अगेन काफी पॉजिटिव दिखता है। इसमें मैं 27 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 34। चलिए, तो अडानी पावर ये तो है फ्यूचर्स का स्टॉक, और सीसीएल प्रोडक्ट है कैश मार्केट का स्टॉक। यहां पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की। वागले साहब ये ऐसे ही चलेगा ना जैसे शिल्पा मेडिकेयर चला था। चलिए, तो वक्त बताएगा। देखते हैं सीसीएल प्रोडक्ट में कितनी तेजी होती है। लेकिन अविनाश जी बताइए, इस बाजार में कहाँ मौके आपको दिखते हैं खरीदारी के? नहीं, आई थिंक हमको फार्मा और आईटी में डेफिनेटली थोड़ी अच्छी बाइंग लग रही है। इनफैक्ट फार्मा में हमको सन फार्मा हमको काफी अच्छा लग रहा है। हमने क्लाइंटों को भी बोला है कि इस लेवल से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे जो मेन ट्रिगर है वो हलोल फैसिलिटी का रहेगा। और रही बात आईटी में, तो एचसीएल टेक में जिस प्रकार का मूवमेंट हमने लास्ट वीक देखा था, थोड़ी बिकवाली जरूर आई थी, लेकिन क्लियरली रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से डाउनसाइड कैप्ड है। और होपफुली अगर रुपया और डेप्रिशिएट होता है, फेड की मीटिंग 14-15 तारीख को है, तो रेट हाइक होता है तो डेफिनेटली डॉलर स्ट्रेंथन होगा, इमर्जिंग मार्केट जैसे रुपया वीक होगा, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा मार्जिन्स पे और रुपया पे जरूर आएगा। तो एचसीएल टेक और क्लियरली सन फार्मा पे नजर रखें। चलिए, तो दो डिफेंसिव सेक्टर, आईटी से एचसीएल टेक और फार्मा से सन फार्मा पर रखिए नजर। यहां पर तेजी हो सकती है। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की कौन सी कंपनियों पर रिपोर्ट्स आई है, इस सब पर बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ड्यूअल कंट्रोल पर सहमति नहीं बन पाई है। जी हां, जीएसटी के 3 बिलों को भी काउंसिल की मंजूरी नहीं मिल पाई है। ये बिल संसद के इसी सत्र, शीतकालीन सत्र में रखे जाने थे। बिल के कुछ प्रावधान पर तो सहमति बनी, लेकिन पूरी सहमति अब तक नहीं बन पाई और ये बिल अटके हुए हैं। इस बैठक के बाद खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ड्यूअल कंट्रोल पर कब सहमति बने ये कह नहीं सकते अभी वो। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे उम्मीद है कि 11 और 12 की जो मीटिंग होगी, जिसमें ये ड्राफ्ट अप्रूवल, ये एक एजेंडा है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उसमें पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा है, लेकिन अभी भी जो क्रिटिकल इशू है क्रॉस एम्पावरमेंट का, उसमें 2-3 सुझाव आए हैं और काफी लंबी और अच्छी चर्चा उस पर हुई है। आर वी क्लोज टू अ रेजोल्यूशन? मैं आई विल स्टिल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। देखिए, 2 प्रपोजल्स हैं, मैं उसका प्रिंसिपल बता दूं और मैं 3 कहूं। एक है कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन कर लीजिए, दूसरा है कि वर्टिकल डिवीजन कर लीजिए, तीसरा है कि इसका कोई हाइब्रिड प्रोसेस है जिसके पीछे अंडरलाइन ये है कि क्रॉस एम्पावरमेंट हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग दोनों ब्यूरोक्रेसीज हैं वो अलग अलग हैं। We have still not reached a stage where we are converging to a federal bureaucracy to manage the GST. So these 2 separate bureaucracies we have is also a human resource in taxation matters. So how do we optimally use this human resource? तो लगता है जीएसटी पर बात बनने में अभी और वक्त लगेगा। ड्यूअल कंट्रोल पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और वित्त मंत्री आशान्वित हैं कि अगली बैठक में शायद ये हो पाए। देखना होगा हो पाता है नहीं, और उसके बाद जीएसटी लागू करने की जो सरकार की अप्रैल या फिर ज्यादा से ज्यादा जून तक इरादा है, वो आगे किस तरह से बढ़ता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल इंटरेस्टिंग चीज पर चलते हैं और वो है बाजार के लिए ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट। और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई है और आज पूजा त्रिपाठी है हमारे साथ ये सारी रिपोर्ट्स लेकर। बताइए पूजा, कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज आपके पास? जी, सीएलएसए की रिपोर्ट आई है टाइटन पर और इस रिपोर्ट में उनका कहना है कि ज्वेलरी की बिक्री जो है वो अर्ली नवंबर में जो लेवल थे उसके आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन ग्रोथ अभी भी गायब है। पिछले 3 महीने में 28% का करेक्शन देखने को मिल चुका है स्टॉक में, तो अब खरीदारी की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपग्रेड की रेटिंग दी है, सेल से बढ़ाकर बाय कर दिया है और टारगेट भी 285 से बढ़ाकर 372 का दिया है, तो यहाँ पर अपग्रेड की रेटिंग। इसके अलावा BOFM बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने महिंद्रा एंड महिंद्रा पर अपग्रेड की रेटिंग
रेटिंग दी है, टारगेट 1400 कर दिया है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 22% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। और इस रिपोर्ट में उनका कहना है कि कंपनी ने जो नए लॉन्चेस किए हैं अपने यूवी और ट्रैक्टर सेगमेंट में, उससे वॉल्यूम्स को एक सपोर्ट मिलेगा। और आखिर में क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है पेट्रोनेट LNG पर। यहाँ पर भी टारगेट बढ़ाकर 450 का दिया है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 18% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। और EPS अनुमान में भी 4 से 10% की बढ़ोतरी की है। इस रिपोर्ट में उनका कहना है कि Q1 कैलेंडर ईयर 18 तक तेल के दाम $65 प्रति बैरल तक जा सकते हैं, तो पॉजिटिव होगा ये पेट्रोनेट LNG के लिए। राइट, तो पेट्रोनेट LNG इस शेयर पर रखिए नजर। शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली भी है, नतीजे भी अच्छा है और अब बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी इसके ऊपर और बुलिश होते हुए अगले साहब क्या अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। देखिए OMCs के बाद ये एक और सेक्टर है जो बेहतरीन रैली दिखा रहा है। कितनी तेजी बन सकती है, चार्ट्स कैसे लगते हैं इस कंपनी के आपको? हेमंत, ये वन ऑफ द पॉजिटिव स्टॉक्स है, आपने बात बिल्कुल सही की। लेकिन ये मार्केट में जहां पर रुझान थोड़ा सा हल्का सा बेरिश है, एक 390 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जब तक कि क्रॉस नहीं करता है मुझे पेट्रोनेट में फर्दर तेजी नहीं लगती। 360 390 ये रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। हाँ, अगर 390 के ऊपर वीकली क्लोज आता है तो हम 430 के ऊपर की बात करेंगे, तो वो मुझे इतने जल्दी होते हुए नहीं लगता। आपको 3 से 6 महीने का व्यू लेना है तो पेट्रोनेट इज डेफिनेटली अ बाय ऑन डिक्लाइन बट नियरर 360। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, ठीक बात है। तो पेट्रोनेट, लेकिन ये शेयर बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आया है जो टाइटन पर CLSA का। अविनाश क्या कहेंगे? क्या ये तो लोग जो डरे हुए थे कि भाई अब तो लोग ज्वेलरी खरीदना पहनना ही बंद कर देंगे, जो जिन्होंने खरीदी वो पहनेंगे नहीं, कहीं 500 ग्राम से ज्यादा न दिख जाए जिनके पास पैसे है नहीं या मतलब है कच्चे के तो वो खरीद नहीं सकते नहीं। लेकिन उसके बावजूद CLSA ने बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दी है, टारगेट बढ़ा दिया है 372 का टाइटन के लिए। क्या नहीं, मेरे को लग रहा है कि अनिल जी, आई थिंक ये क्वार्टर का नंबर देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री खुद थोड़ी सी वीक थी। हाँ, उसके बावजूद खुद कहा है कि डिमांड थोड़ा सा सप्रेस्ड है। तो मेरे ख्याल से अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर तो फेस्टिवल क्वार्टर होता है, यहाँ पे तो इम्पैक्ट जरूर आएगा। मेरे ख्याल से जनवरी टू मार्च में मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या रहेगी और इनका वॉल्यूम कैसे रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्लियरली डिस्क्रिशनरी स्पेंड में अभी भी हमने देखा है कि। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, एक तो सारे के सारे नोट वापस आ रहे हैं सिस्टम में, मतलब कितने 12 लाख करोड़ के आसपास तो जमा हो गए ना 15 में से आ गए हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर सारे जमा हो रहे हैं तो फिर लोग तो खर्च तो करेंगी, और दूसरा ये कि ऑर्गेनाइज प्लेयर को ज्यादा फायदा होगा डिमोनेटाइजेशन के बाद। नहीं जरूर, जो ये छोटे छोटे ज्वेलर्स है एक दो दुकान लेके बैठे हैं, उनकी दिक्कत है ना, टाइटन जैसों को तो फायदा है। नहीं, लॉन्गर टर्म में तो अनिल जी होगा, बट कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक हाथ क्वार्टर तो हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि थोड़े मार्जिन डाउन रहेंगे और उसके बाद जो रिकवरी आएगी वो ग्रेजुअल रहेगी। तो हो सकता है FY18 में इनका जो व्यू है वो शायद वैलिड रहे। चलिए, तो इस रिपोर्ट में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 28% तो शेयर में गिरावट देखी जा चुकी है 3 महीनों में। अब CLSA को लगता है खरीदारी करनी चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन का फियर जो है ना इस कंपनी के मैनेजमेंट को ज्यादा है, उनको कम लगता है। और मजे की बात, सेम व्यू आप देखिए राकेश झुनझुनवाला ने शेयर किया था जब इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी। बोले आप क्यों घबराए हुए हैं जी, हमें तो नहीं लगता। नहीं, मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लगती है, जो एक्चुअली न सिर्फ टाइटन बल्कि हर FMCG कंपनी में देखना चाहिए लोगों को, वो ये कि डिमोनेटाइजेशन का असर होना है ना तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर ज्यादा होगा। तो जो छोटे छोटे ज्वेलर्स एक दो दुकान लेके बैठे उनके लिए दिक्कत है। जो पेंट इंडस्ट्री है तो जो लिस्टेड हैं बड़े प्लेयर्स हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा। GST प्लस डिमोनेटाइजेशन दोनों लिस्टेड मार्केट लीडर्स का मार्केट शेयर बढ़ाने वाले हैं। अब ये अलग बात है जो अविनाश कह रहे हैं वो बात सही भी है, और जो मैनेजमेंट को डर है कि 3-6 महीने आगे मुश्किल वाले रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ आएगी ना जबरदस्त होगी है। अच्छा, ग्रोथ क्या आयशर में भी अभी आपको दिख रही है? बागले साहब, पिछले हफ्ते अनिल जी ने दिखाया था वो स्टॉक की, देखिए क्या तेजी बन रही है, और पिछले हफ्ते का स्टार परफॉर्मर है। खराब बाजार में 5% की रैली स्टॉक ने दिखाई है। चार्ट्स कैसे बने इसके? क्या इस हफ्ते भी दौड़ लगाएगा, बुलेट की तेजी बनेगी? इसके कारण की तो हम बात नहीं करेंगे, सबको मालूम है लेकिन एक बात कह दूं हेमंत कि मैं इनफैक्ट आज जो स्टॉक्स कवर करने वाला था इसमें आयशर वन ऑफ द स्टॉक्स था। ऑलराइट। तो लेकिन मैंने बोला ऑलरेडी 2 बार हमने आपको रोक लिया मैंने क्योंकि हमारे दोस्त थोड़े शर्मा जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनिल जी, आप ये मुझे बताइए, क्या ये सोचिए कि जब बुक की है तो इतना, तो जब आएगी और वो चढ़ाने लगेंगे तो कितना होगा? मैं तो एक्चुअली है ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब वेटिंग पीरियड और कितना बढ़ जाने वाला है, लोग जो लाइन में लगेंगे, तो अब ये तो आयशर के लिए और अच्छा हो गया एक्चुअली।
नहीं, मतलब ये क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइंस है। जैसे ही 23,000 ब्रेक करेगा, अभी ऑलरेडी इतना मूव अप हो चुका है तो 200-300 पॉइंट गिर सकता है, बट मेरा 24,000 24,500 ये 3 से 6 महीने का टारगेट है। और जो बाजार के एक बड़े दिग्गज जिनको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, रामदेव अग्रवाल साहब, उनके तमाम जितने पोर्टफोलियोज हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, इनमें टॉप होल्डिंग में है भर के लिया भर के आयशर मोटर्स। और आयशर मोटर्स, पेज इंडस्ट्री, बॉश, ये जो महंगे महंगे शेयर है जिन्हें हम नहीं खरीद पाते, तो मैं तो जनरली, अच्छा आप मुझे भी अगर बोल दे कि 5 साल या 10 साल के लिए आयशर मोटर्स में इन्वेस्ट कर ले, तो मेरी हिम्मत नहीं होगी कि 20,000 के दाम पे खरीद लूं। लेकिन इसका सबसे बढ़िया तरीका फिर ये है, कोई MRF, कोई बॉश, कोई आयशर आप नहीं खरीद पाए पेज इंडस्ट्री, तो फिर फंड खरीद लें। तो नाम भी बताइए अनिल, चलिए बताइए कि उनका मोतीलाल ओसवाल जो फंड है M35, डिस्क्लेमर के साथ। हाँ, डिस्क्लेमर के साथ बताइए। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल M35 फोकस फंड, M30 और M35 फोकस फंड, दोनों फंड जबरदस्त। क्या रिटर्न दिया है इस फंड ने? शानदार शानदार। तो उम्मीद करें कि ऐसे, तो बेसिकली जो क्वालिटी स्टॉक्स हम डायरेक्टली खरीदना मुश्किल समझते हैं कि भाई हिम्मत नहीं होती। हमारे लिए तो रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो कौन सा खरीद रहे हैं, वो भी नहीं खरीद रहे। तो बढ़िया है, फिर आप फंड से खरीदें, फंड मैनेजर्स को हैंडल करने दें अपने पोर्टफोलियो को। चलिए, गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ चुके हैं LKP सिक्योरिटीज के वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। बताएं गौरव, पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपनी राय, कैसे ट्रेड किया जाए दोनों को? गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी और बैंक दोनों ही एक रेंज में है, लेकिन एक निचले स्तर पे है, तो मेरे हिसाब से एक छोटे से एक बाउंस बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। निफ्टी को खरीद लीजिए 8045 8050 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में एक 8180 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ पे, और नीचे में आपको 8050 पे सपोर्ट है, 8000 पे सपोर्ट है। तो मैं ये कहूँगा एक स्टैगर्ड वे में निफ्टी मूव करेगा, तो वो लिहाज से है। और सेम विद बैंक निफ्टी 18,150 काफी महत्वपूर्ण एक लेवल है। फ्राइडे के दिन भी हमने देखा है कि निफ्टी जब गिर रही थी एंड में, बैंक निफ्टी ने अपना इंटरडे लो तोड़ा नहीं था, और 18,150 से 18,180 का जो लेवल है वो सस्टेन किया, तो उसी को स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं। 18,500 का इसमें लक्ष्य होगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। तो लगे हाथ बिस्सा साहब, ये भी बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप बुलिश या बेरिश हैं? देखिए, जो अच्छा भी यहाँ पे लग रहा है, जो पिछली बार हमने एक बार चर्चा की थी, इंफ्राडेल, जो हमने 1-2 दिन पहले जब इसमें हमने बात की थी, तो 2 घंटे के अंदर टारगेट्स में आ गया था। ऊपर के लेवल सस्टेन नहीं कर पाए, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस अभी भी हैं। अच्छा एक क्लोजिंग भी आई है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आप इंफ्राडेल के फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। 382 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। 400 रुपए के इसमें मिनिमम टारगेट्स मुझे लग रहे हैं 1 या 2 दिन में आपको देखने मिल सकते हैं। और एक टाटा एलेक्सा अच्छा लग रहा है, इसमें कंसिस्टेंट लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, काफी मूवमेंट आ चुका है इसमें 20-25% का, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ट्रेडिंग बाय बनती है। 1345 का इसमें लक्ष्य होगा, और 1300 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। और फ्यूचर्स में जो एक नेगेटिव लग रहा है वो है माइंट्री, ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा बहुत इसमें अनवाइंडिंग हुई है, तो वो लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर इसमें देखने मिल सकता है। तो 450 का इसमें टारगेट होगा, 468 की स्टॉप लॉस से आप इसको एक बार बेच सकते हैं। ओके, भारतीय इंफ्राटेल खरीदे, टाटा एलेक्सी खरीदने, लेकिन शॉर्ट करना हो तो माइंट्री ठीक रहेगा। ये इंटरेस्टिंग है, एलेक्सी खरीदना है, माइंट्री बेचना, दोनों ही। बागले साहब तो एलेक्सी पर पिछले हफ्ते से देखिए, पिछले हफ्ते से बुलिश है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक ही स्पेस की दोनों कंपनियां अलग अलग है वैसे तो एक में लॉन्ग, एक में शॉर्ट। आपकी हेजिंग भी परफेक्ट रहेगी। गौरव की राय यहां पर इन तमाम शेयरों में फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए। कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में जहां पर आज एक्शन होने वाला है। स्टॉक्स भी बाद में बताऊंगा, और उनका एक्शन भी इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है गौरव बिस्सा, अविनाश गोरक्षकर और साथ ही संदीप वागले साहब। चलिए, अब वो स्टॉक्स ढूंढे जो भागेंगे आज। पहला तो बताइए सर, ILFS इंजीनियरिंग के चार्ट देखिए जरा वागले साहब। 678 करोड़ का ऑर्डर मिला है इनको, तो बड़ा ऑर्डर है थोड़ा, तो इस ऑर्डर के दम पे क्या होगा? हेमंत जी, चार्ट्स तो मुझे स्ट्रेंथ नहीं लगती। 46 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अच्छा,
43 का 42.85 का बंद है, तो अगर 46 के ऊपर क्लोज होता है ओके, तो ही मुझे इंटरेस्ट आएगा और फिर वो ट्रेडिंग बेट हो सकता है 51 ऊपर आज गैप से हो जाए वो तो निकलने का ध्यान रखें। हाँ, 46 के ऊपर शायद वो ये होगा कि ऊपर खुल के वहां सस्टेन नहीं करे, तो मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। इसी बीच एशियाई बाजारों पर नजर रखिए। देखिए, आज ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर नजर रखना काफी जरूरी है, क्योंकि इटली के रेफरेंडम के बाद देखना होगा आज ये किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, खासतौर पर तब तक जब तक हमारे बाजार ना खुल जाएं। तो जापान का बाजार नीचे है, हांगकांग का बाजार देखिए ऊपर था और अब ये खिसक गया है नीचे, और इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी अब आपको दबाव में दिखेगा। जब कार्यक्रम की शुरुआत हमने 8 बजे के आसपास की थी तो 5 पॉइंट ऊपर था एसजीएक्स निफ्टी, और अब आप देखिए 20 पॉइंट नीचे है। तो करीब करीब दिन के हाई से 25 पॉइंट की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। और डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर रखिए, 7 बजे के आसपास 10-12 अंक नीचे था और अब ये भी 25 अंक नीचे है। तो आज ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर नजर होनी चाहिए। और इसी से जुड़ी हुई एक खबर अविनाश आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, यूरो जिस तरह से टूटा है, 20 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। क्रिस वुड कह रहे हैं कि 2 साल में यूरोपियन यूनियन खत्म हो जाने वाला है, टूट जाने वाला है, बिखर जाने वाला है। तो फिर क्या दबाव देखने को मिलेगा उन कंपनियों के ऊपर आज जो भारत में कंपनियां जरूर हैं लेकिन यूरोप से इनका बड़ा हिस्सा आता है। मिसाल के तौर पर टाटा स्टील 50% हिस्सेदारी यूरोप से आती है, टाटा मोटर 25% हिस्सेदारी यूरोप से आती है, भारत फोर्ज 50% हिस्सेदारी यूरोपियन यूनियन से आती है, और अपोलो टायर की भी 30% हिस्सेदारी यूरोपियन यूनियन से आती है। क्या इन सेक्टर्स में आज दबाव देखने को मिल सकता है? आप कैसे देख रहे हैं? इन स्टॉक्स के ऊपर आपका क्या व्यू है? ना, आई थिंक डेफिनेटली सेंटिमेंटली तो ये खबर नेगेटिव है हेमंत, और मुझे लग रहा है कि ये सारे शेयर जैसे टेक महिंद्रा है, अपोलो टायर्स है, टाटा स्टील रहेगा, ये डेफिनेटली थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ खुलेंगे। और जब यूरोप खुलेगा और होपफुली जब ट्रेंड पता चलेगा यूरो का, आई मीन क्लियरली अगर यूरो स्टेबलाइज नहीं होता है तो हो सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटली इन शेयर्स को थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। आई थिंक बिजनेस वाइज ये देखना पड़ेगा कि इनकी प्राइसिंग कैसे ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्योंकि पहले भी जब ब्रेक्सिट हुआ था तभी टाटा मोटर्स के शेयर में काफी भारी बिकवाली आई थी, लेकिन इन्होंने क्लियरली कहा था कि वॉल्यूम ग्रोथ दूसरे मार्केट से जेएलआर का काफी अच्छा हुआ है। तो जो भी कंपनीज का दूसरे कंट्रीज में एक्सपोजर है वहां से वो भरपाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो प्योरली यूरोपियन फोकस्ड कंपनीज रहेंगे वहां पे नुकसान ज्यादा हो सकता है। ओके, ऐसे में भारत फोर्ज और मदरसन सुमी, अगर इन दोनों में से कोई एक शॉर्ट कॉल लेना हो वायदा कारोबार में, तो आपकी क्या राय होगी गौरव? किसे शॉर्ट करना चाहिए दोनों में से? देखिए, मदरसन सुमी मुझे भी फिलहाल शॉर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, थोड़ी इंटेंसिटी लॉन्ग्स से कम हुई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा इसमें शॉर्ट्स दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर किसी को शॉर्ट अगर करना है तो आप भारत फौज को कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल्स पे सपोर्ट्स पे है। अगर ये 870 के नीचे का स्लिप होता है तो आपको एक बार 850 या 840 टेंटेटिवली आपको एक बार देखने मिल सकता है, तो 880 या 882 के स्टॉपर्स आप वो सेल कर सकते हैं। मदरसन सुमी मुझे लगता है फिलहाल उसमें शॉर्ट्स थोड़ा ना बनाए तो बेहतर है। ओके, एनएमडीसी ये एक और ऐसा स्टॉक है जो फोकस में रहेगा। आज फाइन्स की जो कीमतें हैं वो इन्होंने बढ़ा दी हैं 100 रुपए प्रति टन से। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि नागार्जुना स्टील प्लांट है उसमें हिस्सेदारी भी बेचेंगे, उसके ऊपर भी कामकाज तेजी से चल रहा है। एनएमडीसी वागले साहब, चार्ट देखकर बताइए ये शेयर आपको कैसा लगता है? इस खबर तो पॉजिटिव है, क्या तेजी बन सकती है? चार्ट सपोर्टिव हैं क्या? हेमंत नहीं, 108 110 शायद नीचे में ब्रेक नहीं करेगा। ओके, तो वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है, लेकिन ऊपर में 120 122 ये रेंज इतना जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है कि मुझे उसको ब्रेक करते हुए नहीं दिखता है। तो तेजी करनी है तो उसके ऊपर क्लोज होता है या स्ट्रांगली रहता है तो ही मैं 130 135 का व्यू दूंगा। तो ये है एनएमडीसी पर राय। लेंगे एक ब्रेक, और इस ब्रेक के उस पार 2 और स्टॉक A2Z इंफ्रा और केईसी इंटरनेशनल, इन 2 शेयरों को भी मिले हैं ऑर्डर्स। तो इन ऑर्डर्स के दम पर क्या कुछ तेजी हो सकती है, मौके हैं खरीदारी के, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसजीएक्स निफ्टी देखिए तो इसी कमजोरी के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे, इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और आज रुपए की ओपनिंग भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यूरो जो गिरा है उससे डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। तो देखना होगा रुपया किस तरह से खुलता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर ऑर्डर के दम पर तेजी बन सकती है, चलिए उसकी बात करते हैं। केईसी इंटरनेशनल 840 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। A2Z ये एक और ऐसी कंपनी है जिसको छोटा ऑर्डर 35 करोड़ रुपए के आसपास मिला। ये बताइए कोई स्टॉक जो अविनाश आपको पसंद आता हो, A2Z या केईसी इंटरनेशनल?
कैसी लगती हैं दोनों कंपनियां आपको? आई थिंक इन दोनों कंपनीज में केईसी डेफिनेटली प्रोमिनेंट रहेगी। आई थिंक ऑर्डर बुक काफी बड़ा है और जिस प्रकार का इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है, हमको लग रहा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन टावर लाइन स्पेस में ये काफी डोमिनेंट प्लेयर है। इनके नतीजे भी काफी अच्छे थे Q2 के। हमको लग रहा है कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हेमंत इनके ऊपर ज्यादा पड़ेगा भी नहीं और एग्जीक्यूशन अगर ठीक ठाक रहता है तो मेरे ख्याल से सेकंड हाफ केईसी के लिए काफी अच्छा रहना चाहिए। तो केईसी पे डेफिनेटली नजर होनी चाहिए। हालांकि आज स्टॉक शायद थोड़ा सा ऊपर खुले, बट फिर भी अगर 6 से 12 महीने का व्यू ले तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, इस स्टॉक में क्या खरीदारी करनी चाहिए, बताएं गौरव, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि मेरिल लिंच की जो रिपोर्ट आई है बड़ी इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव है। कह रहे हैं कि 1400 रुपए के लक्ष्य के साथ निवेश किया जाए। आपकी क्या राय आज के लिए इस शेयर पर? मेरे हिसाब से इसको स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। इसमें अच्छे खासे इसमें अनवाइंडिंग हो चुकी है, लॉन्ग्स थोड़े बहुत बनना शुरू हुए थे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे तो मैं नहीं बाय दूंगा। 1160 अगर आता है तो 1160 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, 1145 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे इसका जो पोजीशंस बनी है, नेगेटिव बनी है, तो मेरे हिसाब से एक बार इसको अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग के लिए। ऑलराइट, चलिए ये रहा M&M पर। लेकिन दो और कंपनियां जिन्होंने शानदार नतीजे देखिए ओवर द वीकेंड पेश किए हैं। अशोका बिल्डकॉन, मार्जिन्स में 230 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है। मुनाफा देखिए 44% बढ़ा है। बेहतरीन कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेकिन चार्ट्स पर ये अच्छी लग रही है या कोल्टे पाटिल अच्छा लग रहा है? क्योंकि कोल्टे पाटिल भी देखिए अच्छे नंबर्स इन्होंने भी पेश किए हैं। 54% मुनाफा इनका बढ़ा है। बाकी साहब, आपको बेटर कौन सा लगता है इन दोनों में से, या दोनों अवॉइड है? ये भी बताइए अगर हो तो। फ्रैंकली हेमंत, दोनों अवॉइड है और अगर दोनों में चूज करना है तो मैं अशोका बिल्डकॉन के साथ जाऊंगा, क्योंकि 125-130 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, शायद उसके नीचे ना जाए। तो आज बागले साहब का मूड थोड़ा सा बेरिश है मार्केट। टाई भी, हाँ मैं बोलने वाला था, टाई भी मेरी टाई का भी रिफ्लेक्शन। हाँ, तो ध्यान रखिए, ये भी एक इंडिकेटर है मार्केट का। आज बागले साहब को देखिए कुछ लॉन्ग साइड पर पसंद नहीं आ रहा, तो शॉर्ट वाले आइडिया ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स के लिहाज पर, जोक से पार्ट, आपको ये दोनों कंपनियां कैसी लगती हैं? देखिए परिणाम तो अच्छे पेश किए हैं। बिल्कुल नहीं, आई थिंक दोनों कंपनी की बात करें तो अशोका बिल्डकॉन में हमको लग रहा है कि ज्यादा तेजी आ सकती है, क्योंकि क्लियरली इंफ्रा स्पेस में है। यहाँ पे अगर रेट कट होता है तो इनको भी फायदा होना चाहिए और क्लियरली जिस प्रकार की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है अशोका बिल्डकॉन में, ऑलरेडी मार्जिन इंप्रूवमेंट आया है, तो काफी अच्छी बात है। रही बात कोल्टे पाटिल की, तो हेमंत मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर डेफिनेटली ठीक ठाक रहा, लेकिन जो फ्रेश इन्वेंट्री का सेल है वो कहीं ना कहीं एक आध दो क्वार्टर इम्पैक्ट होने की एक्सपेक्टेशन रहेगी, स्पेशली इनके लग्जरी सेगमेंट्स को अगर हम देखें। बट ओवरऑल इनकी ऑर्डर बुक भी अच्छी है। 90-94 में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी डाउनसाइड है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली अशोका बिल्डकॉन के कंपैरिजन में डेफिनेटली कम रहना चाहिए। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके इन दोनों शेयरों पर। और अब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल। मानस, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी प्लस या माइनस? देखिए, जहां तक बात की है, मैं प्रेफर करूंगा जिसमें लगाना, क्योंकि जो रैली हमने 79 के लेवल से देखी थी उसको 50% ऑलमोस्ट करेक्ट कर दिया है। तो मेरी राय में तो यहाँ पर निफ्टी पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, जिसकी स्टॉप लॉसेस 8000 के आसपास रहेंगे, क्योंकि 8025 8000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ट्रेड चार्ट पे। तो 8000 नीचे स्टॉप लॉस रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक हमें बाउंस बैक वापस देखने को मिलेगा और कम से कम 8250 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बट जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो वहां पर वीकनेस अभी भी दिखती है। वीकनेस नहीं तो लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। मैं समझता हूँ कि 18,500 के लेवल जब तक ब्रेक ना हो, बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर 18,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तब तो आप बिल्कुल जो रीसेंट हाई 18,140 150 के आसपास के बने हैं उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें, और उस अगर ब्रेकआउट आता है 18,500 के ऊपर तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 19,200 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो ये है अहम लेवल जो मानस ने बताए हैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। रखे नजर प्री ओपनिंग सेशन पर, रखे नजर रुपए की ओपनिंग पर, जो सबसे ज्यादा अहमियत वाली होगी। डॉलर मजबूत, यूरो कमजोर, रुपए में क्या कमजोरी होगी, और खासतौर से तब जबकि शुक्रवार को हमने बेहतरीन रिकवरी दिखाई, रुपए में 15 पैसे की मजबूती के साथ 68.19 पर जाकर बंद हुए। तो एक कमजोरी वाला दिन तो बनता है, लेकिन कितनी होगी ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब लेंगे हम थोड़ी ही देर में। एक ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा, और इसके साथ ही आपके लिए होगा स्टॉक 2020 का अपडेट, और 9:15 से वो भरपूर एक्शन जो आप बाजार में देखना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्क्रीन और टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। ट्रेडिंग के दमदार मौके दिन भर के लिए शुरुआती 20 मिनटों में जुड़े रहिएगा हमारे साथ पहला सौदा में इस ब्रेक के बाद।
हैं।